जय हिंद बच्चों। आ गए क्लास में? ठीक, चलिए देखिए, पिछले का क्लास जो आप लोग पढ़ के गए थे वहाँ तो हमने थोड़ा सा मैथ स्टार्ट ही नहीं किया था। केवल इतनी बात बताया था कि पहले मैथ नहीं बल्कि पहले संख्या आई होगी। तो थोड़ा सा मैथ के बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में। वो सारे बच्चे हमारे पकड़ के रखे हैं। मात्र जोड़ घटाना के लिए मैंने बताया था, 3 ही विधियां बताई गई थी और संख्या पद्धति शब्द का अर्थ बता दिया गया था कि पद्धति में इस प्रथा और किसकी प्रथा, संख्या की प्रथा। तो उसकी 3 प्रथा मैंने बताया था, उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि प्लस के साथ प्लस जुड़ता है तो प्लस और माइनस के साथ माइनस जुड़ता है तो माइनस। 3 बात कभी नहीं भूलना है बच्चे। जो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या चिन्ह में गलती करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। धन में धन जुटा तो धन, माइनस माइनस जुटा तो माइनस 2 बात। तीसरी बात, धन और माइनस यदि हो गया तो निश्चित है घटता है और बड़े का चिन्ह दिखाया जाता है। और क्यों बड़े का चिन्ह दिखाया जाता है ये भी मैंने पहले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। तो इतनी बात बताया था, अब आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। तो देखो, पहले मैंने कहा कि जब ये संख्या पद्धति बनी, संख्याओं का प्रथा बना, तो उसके बारे में आपको पद्धति शब्द का अर्थ मैंने बता दिया था। कुछ आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, जो हमारा नंबर सिस्टम, जो हमारी संख्या पद्धति बनी, उस संख्या पद्धति में पहला काम ये देखिए, ये प्रथा ये बना हमारे गणतज्ञों ने, हमारे पूर्वजों ने ये किया कि संख्या जब बनाया तो संख्या के बनाने के पहले कुछ अंक बनाए और उन अंकों से संख्या का निर्माण किया। तो पहला पद्धति देखिए, अगर कोई पूछता है कि हमारे नंबर सिस्टम में कितने अंक हैं, तो अंक आप लोग सब लोग बता सकते हैं कि मेरे नंबर सिस्टम में कुल 10 अंक हैं। अब कौन कौन है? अगर आप शुरू की बात की चर्चा करें तो शुरू में जब संख्या बनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही अंक बन पाए थे। लेकिन 9 अंकों से पूरी संख्या पद्धति स्पष्ट नहीं हुई, सारी बात क्लियर नहीं हुई। तो कुछ दिन बाद एक अंक और खोजा गया और वो अंक था 0। तो पहला प्रथा या पहली रूल आप पकड़ लीजिए कि मेरे नंबर सिस्टम में, हमारी संख्या पद्धति में, यानी जो प्रथा बनी संख्याओं का लिखने का, तो पहला प्रथा ये बन गया कि कोई भी संख्या मात्र 10 अंकों से ही लिखी जाएगी, कोई अगर अंक नहीं रहेगा। छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि 0 अंक की खोज किसने किया। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि 0 अंक की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। तो कुल बहुत छोटी सी बात है, सरल सी बात है बच्चों। कुल हमारे नंबर सिस्टम में कुल कई अंक हो गए? 10। ठीक, 10। तो यही 10 अंक से जो प्रथा बनी, जो नियम बना, कोई भी संख्या, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे छोटी छोटी संख्या, जितनी संख्याएं बनी सब यही 10 अंक से लिखी गई। और लिखने के बाद उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनके पढ़ने की भी प्रथा सबको पता है। तो देखिए, यहाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ, उस पर विशेष ध्यान देना बाबू। देखिए बच्चों, हमारे नंबर सिस्टम में कई अंक है? 10 डिजिट है, 10 अंक है। तो इन अंकों से संख्या बनी। तो ध्यान दीजिए, इन अंकों से चलिए एक संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, यहाँ एक छोटी बात बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए, जब तक ये अंक हमारे, देखिए सब अंकों के बीच में कामा का निशान लगा दिया हूँ, तो ये अंक हमारे अलग अलग हैं। अभी इन अंकों से कोई भी संख्या नहीं बनी है। तो इन अंकों से देखिए एक संख्या बन गई। तो यहाँ छोटा सा प्रश्न अगर मैं पूछूं कि नीचे लिखी गई संख्या उन कई अंक से बनी है, तो बताइए। ठीक, 5 अंकों से। ठीक है, राइट आंसर। ये संख्या 5 अंकों से। अब इनके पढ़ने की जो प्रथा बनी है पढ़िए। ठीक, अच्छा पढ़ दिए भाई। 12,300। तो ये सामान्य बात है। अब आगे बढ़े भैया। देखिए, अब मेरी बात पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। हमने कहा कि यही 10 अंक से सारी संख्या बनी है। तो एक छोटा सा यहाँ बात बता रहा हूँ, ये सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। जब तक इन अंकों से कोई संख्या नहीं बनी होती है, ये अंक अलग अलग होते हैं, तो हर इन अंकों का केवल एक मान होता है।
इन अंकों का कई मान होता है? एक मान। कब? जब इन अंकों से संख्या नहीं बनी है। तो उस मान का नाम क्या है? नाम भी आप लोग जान लीजिए। जब तक अंकों से संख्या नहीं बनी है, अंक अलग है, उन अंकों का केवल एक ही नाम है। अब पहले मैंने बता दिया, प्रथा पढ़ रहा हूं, इसमें आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये रूल बना है, इसलिए आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो देखिए ये रूल बन गया कि ये अंक जब तक अलग है तो इसका केवल एक ही मान होगा, और उस मान का नाम है जातीय मान, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है अंकित मान, या एक नाम से और जाना जाता है नैज मान। इंग्लिश पकड़ लीजिए, आपको इंग्लिश ज्यादा सरल शब्द है फेस वैल्यू। तो जो बात मैंने बताना चाहा वो क्लियर है भैया? फिर से सुन लीजिए सभी बच्चे, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रखें। देखिए हमने कहा कि जब तक ये अंक अलग है, इनसे कोई संख्या नहीं बनी है, तब तक इन अंकों का केवल एक मान है। उस मान का नाम क्या है? जाति मान, अंकित मान, नैज मान। इंग्लिश करोगे तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो चलो देखो, पहचानो। अब मैंने ये बना दिया था, इन अंकों से एक संख्या 1 2 3 4 ये संख्या 5 अंकों से बनी। अब इन संख्या को पढ़ने की प्रथा भी आपको बता दी, 12345। तो जब ये अंक अलग अलग थे तब इनसे संख्या नहीं बनी तो इनका एक मान, और जब इन अंकों से कोई संख्या बन गई तो इनके दो मान हो जाते हैं, एक अंकित मान या जाति मान या नैज मान, और एक दूसरा जो नाम होता है मान, वो दूसरा होता है इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो बहुत सामान्य सी बात है, सारे बाबू आराम समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, तो ये संख्या हमारी कुल 5 अंकों से बनी है, और ये पांचों अंकों से, जब ये पांचों अंक अलग थे तो इनका केवल एक मान था, और इन पांचों अंकों से कोई संख्या बन गई तो हर अंक का दो मान है, एक जाति मान, एक स्थानीय मान। तो एक विशेष बात ये देख लीजिए, किसी भी संख्या का किसी भी अंक का जाति मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन दूसरा नाम से स्पष्ट है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जो है वो संख्या का अंक का स्थान बदलने पे बदल जाता है, लेकिन स्थान बदलने पे जाति मान नहीं बदलता है। तो चलिए पहचानना सीख लीजिए। इस संख्या में यदि मैं आपसे 2 का जाति मान पूछूं तो आप हमको क्या बताएंगे? 2। 3 का जाति मान 3, 4 का जाति मान 4, 5 का जाति मान 5, 1 का जाति मान, यानी किसी का जाति मान नहीं बदलता, लेकिन अगर उसका स्थान बदला तो स्थानीय मान बदल सकता है। चलिए एक छोटी सी बात है, संख्या के पढ़ने की प्रथा आप लोगों ने पढ़ दिया, 12345। तो अब इसमें देखिए जो 12345 पढ़े हैं, अब इसी से आप पकड़ सकते हैं। अगर आपसे अभी 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये तो सामान्य बात है, सारे बच्चे जानते होंगे 3 का स्थानीय मान। पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो देखिए सैकड़े का स्थान पे है, इसका स्थानीय मान बन गया, जाति मान 3 है और स्थान सैकड़ा है, इसलिए स्थानीय मान 30। यदि अब 4 का स्थानीय मान पूछे तब, अब इस बात को अगर आप समझ लिए होंगे तो 40। 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2000, अगर 1 का स्थानीय मान पूछे तो 10,000। ये तो सामान्य बात है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। ये सारे बच्चे जानते हैं कि सारी संख्याएं यही 10 अंकों से बनी है, और इन 10 अंकों से जब तक ये 10 अंक अलग थे इनका एक मान था। जब इन अंकों से कोई संख्या बन गई
तो हर अंक का 2 मान हो गया, दोनों मैंने बता दिया, ये सामान्य बात है, सारे लोग क्लियर होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है बाबू, चलिए ये देख लिया जाए। एक संख्या पे जाति मान, स्थानीय मान, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए अब मैथ आ रहा है, मैथ आ रहा है आपके पास। अभी तक तो देखिए ये संख्या थी, अब मैं सिखा रहा हूं, इतनी बात बता दिया हूं। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, एक नहीं इससे अब आप सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए छोटा सा प्रश्न, इस संख्या में 4 के स्थानीय मान और 4 के ही जाति मान का अंतर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चे बता देंगे, जो दोनों मान पहचानना जानते हैं बताएं। ठीक, सही आंसर आया 36। तो 4 के स्थानीय मान और 4 के जाति मान का अंतर, तो 4 का स्थानीय मान 40, 4 का जाति मान 4, तो अंतर मतलब बता दिया हूं, फिर से बता देता हूं। अंतर का मतलब घटाना, लेकिन किस में से घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर का मतलब आधी बात मत बताया करिए घटाना, अंतर का मतलब पूरी बात बताइए, बड़े में से छोटे को घटाना। तो देखिए 4 के स्थानीय मान और 4 के जाति मान का अंतर 36। अब इस पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, छोटी बात है, आप समझ सकते हैं। एक ही संख्या पे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ मैंने एक ही अंक का दोनों मान लिया, अगले क्वेश्चन में हो सकता है 2 अंकों का अलग अलग मान ले ले, कभी आपसे योगफल, कभी अंतर, कभी गुणनफल, कभी भागफल पूछ सकता है। तो देखिए मैथ स्टार्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस संख्या में, अब देखिए 2 अंकों का अलग अलग मान ले सकते हैं, 3 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का अंतर, तो अंतर माने घटाना। अब आप समझ सकते हैं बच्चे, आंसर दे सकते हैं। दोनों 2 अंकों का मान स्थानीय मान लिया हूं, लेके घटा दीजिए। तो देखिए 300 माइनस 40, देखिए मैथ बन। अब 300 में से 40 आपको घटा दीजिए, 260। चलिए तो देखिए अब एक क्वेश्चन इस पे स्थानीय मान और जाति मान का इस तरह से बनता है। तब इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेना है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत छोटी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब देखिए बाबू, ये हमारी, यदि हम आपसे पूछें तो इस संख्या को आप कहेंगे ये पूर्ण संख्या है, इस संख्या को आप कहेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का कोई भी पूर्ण संख्या जितने अंक से बनी है उनके स्थानीय मान और जाति मान निकालना सारे बच्चों का स्पष्ट है। अब देखिए थोड़ा सा एक बात यहाँ ये भी देख लिया जाए, कुछ हमारी संख्याएं ये पूर्ण है, एक अपूर्ण संख्या, एक मिश्रित संख्या। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो मैथ में 3 ही संख्याओं का हमको जोड़, घटाना, गुणा, भाग को पढ़ना पड़ता है। पहली संख्या पूर्ण, पूर्ण शब्द का अर्थ स्पष्ट है, जो संख्या पूरी पूरी है वो पूर्ण संख्या है। और फिर पहले मैंने कहा अपूर्ण संख्या, जो संख्या पूरी नहीं है वो अपूर्ण संख्या है। और मिश्रित संख्या कौन हो गई, जिसमें पूर्ण अपूर्ण दोनों मिल जाए वही मिश्रित। तो थोड़ा सा जो हमारे जनरल रूप से बेसिक कमजोर बच्चे हैं या जो बात नहीं देखे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि क्या सरल क्या कठिन है। जो आप जानते हैं वो सरल है और जो आप नहीं जानते वो कठिन। तो आप इस देखिए पूर्ण संख्या है, अब हम मिश्रित संख्या वाले का क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसमें। अब अगर इसी संख्या में मैं यहाँ पॉइंट लगा दूं, अब ये मेरी संख्या, अगर आप किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ छोटे, देखिए अगर मैं आपसे कल इतना ही प्रश्न पूछूं कि संख्या को देख के पहचानिए कि ये कौन संख्या है, ठीक, राइट, बहुत सही बताया, ये मिश्रित संख्या है। कौन संख्या है, मिश्रित संख्या। तो चलो देखो बच्चों, अब हम मिश्रित संख्या में मिश्रित संख्या की जो पढ़ने की प्रथा बनी है इसको पढ़ो। जो इसकी प्रथा को जानता होगा सही पढ़ेगा। पढ़िए 12.345, ठीक, राइट, ये देखिए सही पढ़ लिया। और देखिए एक लड़का इसको ऐसा पढ़ रहा है 12.345, ये उनकी पढ़ने की प्रथा गलत है।
तो जो इसकी प्रथा बनी है पढ़ने की, वो एक बच्चा बहुत सही पढ़ दिया 12.345। तो अब इसमें जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भी संख्या हमारी 5 अंकों से बनी है, ये हमारी एक मिश्रित संख्या हो गई। इसमें पूर्ण अपूर्ण दोनों मिला है, इधर का पूर्ण है इधर का अपूर्ण है, दोनों मिल गए, इसलिए मिश्रित संख्या है। तो अब हम मिश्रित संख्या में किसी अंकों का जाति मान स्थानीय मान कैसे पहचानते हैं, इसको चलो देख लीजिए। पूर्ण संख्या में तो आप लोग पहचानना जानते हैं। अब जैसे एक प्रश्न बन जाए बाबू, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो चलो आंसर दो, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप मिश्रित संख्या का स्थानीय मान जाति मान अपने छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, समय के साथ पढ़े होंगे, तो बता सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत लोगों ने तो सही बताया, कुछ लोगों ने कहा कि हमने सर इसका अभी पढ़ा ही नहीं। तो चलिए देखिए, इसको आप क्या पढ़े हैं, देखिए 12.345 पढ़े हैं, तो इसलिए ये 4 का स्थानीय मान क्या बना, चलिए सीख लीजिए। 4 का स्थानीय मान देखिए 0.34 पढ़ रहे हो ना, तो इसके स्थानीय मान के लिए आपने 3 मत पढ़िए, 0.34 ही पढ़ रहे हो, तो 0.04 ये 4 जो है यहाँ, इसका स्थानीय मान 4 का 100वां भाग है, 4 का। तो देखिए छोटा सा प्रश्न बना, मिश्रित संख्या में 4 का स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 0.04, ये आपका स्थानीय मान है। अभी आप एक छोटी बेसिक बात और बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इसका स्थानीय मान ही पूछा गया, ऑप्शन में यही है, तब भी सही है। हो सकता है ये इसका ऑप्शन दशमलव में ना रह के भिन्न में रहे, तो भिन्न को दशमलव बनाना भी सबको आता है। यदि नहीं आता है तो सीख लो, यही सब छोटी बातें हैं। 0.04 को हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो एक सबके नीचे छिपा रहता है। अब ये पहचानिए, ऊपर का अंक दशमलव है 2, तो 2 अंक दशमलव है, तो दशमलव ऊपर से हटाइए, 2 जीरो नीचे। तो देखिए अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि 4 का स्थानीय मान 4 का 100वां भाग है। ठीक, या तो इतना बोलिए या तो इतना। चलो भाई देखो, अब मिश्रित संख्या में सभी अंकों का स्थानीय मान पहचाना सबको आ गया, और जाति मान तो कभी किसी का बदलता ही नहीं है। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन अब इस पे। अब यहाँ आपको देखिए, वो पूर्ण संख्या थी, ये अपूर्ण संख्या हो गई, और ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई, अर्थात कुल मिला के मिश्रित संख्या। अब चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन, अब 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो हमारी बात पकड़ लिए, बताएं। तो देखिए 0.005, अगर इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 का 1000वां भाग बनेगा, 5 का 1000वां। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब देखिए, यदि आपको दशमलव का यानी मिश्रित संख्या का नहीं बल्कि अपूर्ण संख्या का लीजिए, अगर दशमलव या अपूर्ण संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता है, तो इस पे फिर क्वेश्चन पूर्ण जैसा बनता है। अब लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जिसको पूर्ण संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है उसको दशमलव का भी आता है, लेकिन जो दशमलव का जानता है वो तो आराम से बता सकता है। तो चलो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, या तो केवल स्थानीय मान ही पूछा जाए, या तो चलिए मैं देखिए अब एक प्रश्न बन रहा है कि इस संख्या में 3 के जाति मान और 4 के जाति मान का योग क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, स्पष्ट हुआ बच्चों क्वेश्चन। ये 2 अंकों का स्थानीय मान ही मैंने लिया, 3 के जाति मान, सॉरी 3 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का योग। तो पहले योग माने जोड़, अब आप दोनों का मान तो सही पहचानिए। तो 3 का चलिए 3 का बोलिए स्थानीय मान 0.3, 4 का बोलिए 0.04। अब दोनों को जोड़िए, यदि जोड़ का देखिए, अब दशमलव का जोड़ जिसको आता है वो कर लेगा, और जिसको नहीं आता वो चलिए सीखे। दशमलव का जोड़ एकदम साधारण जोड़ जैसा ही होता है, बट
लेकिन उसको लिखा ऐसा जाए कि ठीक पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आ जाए, बस यही विशेष ध्यान देना है। इसका जोड़ आप लोग खुद कर लेंगे। यदि बहुत बेसी कमजोर बच्चे हैं तो लिख लें 0.3.0। अब जोड़िए, क्या आ गया 0.3। तो बस मान आपको पहचानना आ गया। तो मैथ आपको जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने पहले ही बता दिया हूं कि हो गया मेरा दशमलव का जोड़। और दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना दोनों एक जैसा होता है, साधारण जोड़ और घटाने जैसा होता है, मात्र लिखिए ऐसा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट पड़े। अब आगे चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन ही संख्या बना रहा हूं। अब अगर हमारी बात को आप समझ चुके हैं तो इस पे एक नहीं सैकड़ों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया भैया? क्या बोला मैंने बताइए? एक का कौन सा मान लिया हूं? अस्थानीय, और 5 का भी स्थानीय मान लिया हूं और दोनों का गुणनफल पूछ रहा हूं। तो चलो बताओ बच्चे, एक का स्थानीय मान देख के बताओ। राइट, एक का स्थानीय मान 10। ठीक, चलो अब गुणनफल पूछा गया। 5 का स्थानीय मान बताओ 0.00। अब गुणा करो, तो आप गुणा सामान्य गुणा ही होता है, मात्र आपको यह ध्यान देना पड़ेगा दशमलव के गुणे में कि गुणा करने के बाद गुणे और गुणक का दशमलव अंक जोड़ के लिखा जाता है। तो चलो गुणा करो, देखिए 5 में 50, गुणा हो गया 10 का 5। अब पॉइंट लगाना आप लोग सीख लीजिए, जो मैंने पहले बता दिया हूं। जो बच्चे समय से पीछे हैं उनको दिक्कत होगी, अगर दशमलव गुणा वो नहीं समय पे सीखे हैं तो उनको आज सीखने का मौका है, सीख लें। पॉइंट को लिए कहीं पर लगेगा 3 अंक, यहाँ एक 0 बढ़ाइए, यहाँ पॉइंट। तो आपको दशमलव का गुणा दिया गया और दशमलव का जोड़ घटाना भी। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को पूर्ण संख्याओं में भी जाति मान स्थानीय मान पहचानना बता दिया और मिश्रित संख्याओं में भी जाति मान स्थानीय मान पहचानना बता दिया। और जाति मान स्थानीय मान अगर आप पहचानना जानते हैं तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में वो आराम से आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब ये देखिए, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है। ठीक, स्थानीय मान और जाति मान पे नहीं, एक छोटे क्लास का क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा देखिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है 0 1 2 3 5। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए बाबू। देखिए क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो चलो बनाओ बच्चों, अब पहले बड़ी बना लो फिर छोटी बना लो, अंतर माने घटाना। तो बनाओ, इससे 5 अंक सबसे बड़ी बनाओ। ठीक, तो देखो इसमें थोड़ा सा गलत क्या हो जाता है। राइट, ये तो 5 अंकों की बड़ी बहुत अच्छी बना दी है, 3 2 1। इन 5 अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमारे कुछ जो बेसिक कमजोर बच्चे हैं, जो थोड़ा समय के पीछे हैं, वो 5 अंकों की इन 5 अंकों से जो छोटी छोटी संख्या बनी है वो नहीं सही बना पाए। देखिए क्या गलती कर गए भाई। अब देखिए एक बच्चा इन 5 अंकों से छोटी छोटी संख्या ये बना दिया। बताइए क्या ये 5 अंकों से इन 5 अंकों से छोटी छोटी संख्या ये जो बनी है सही है? नहीं। क्या गलती है? ये संख्या ही 4 अंक से बनी है, 5 अंक इसमें है, ये नहीं है। तो 5 अंकों से पहले छोटी छोटी बनाइए। तो देखिए ये हो रहा है बात। चलो हाँ देखो इनका सही, ये 5 अंकों से ये बड़ी बड़ी संख्या बन गई, 5 अंकों से ये छोटी छोटी संख्या। इसके बाद इनका अंतर पूछा गया तो आप माइनस करके, कोई दिक्कत? तो देखो ये सब सामान्य मैथ हैं, ये सब हमारी प्रथाएं हैं,
इन प्रथाओं पे फिर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। हमारे नंबर सिस्टम में 10 अंक हैं, हमारे पूर्वज हमको सुरक्षित करके गए हैं। चाहे कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, छोटी छोटी लिखनी है, इन्हीं 10 अंकों से सारी संख्या लिखी जाती है। और जब तक ये अंकों से संख्या नहीं बनी है, इन अंक का केवल एक मान है। और जो इन अंकों से कोई संख्या बन गई तो 3 संख्या बनेगी, एक पूर्ण, एक अपूर्ण, एक मिश्र। तो पूर्ण वाले में जाति मान स्थानीय मान पहचान आपको मैंने बता दिया, अपूर्ण वाले में भी बता दिया, मिश्रित वाले में। इस पे ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे हर कंपटीशन में अगर बनता है तो इसी पे ज्यादातर मिश्रित संख्याओं पे बनता है। अब देखिए बाबू, पहले ही मैंने ये चर्चा कर दिया था, ठीक, कि इन नंबरों से हमारी संख्या बनी। और जब संख्या बन गई तो देखिए उसमें मैथ मैंने चारों सिखा दिया। पहले ही बताया कि मैथ में 4 ही चीज पढ़ना है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब थोड़ा सा मैं अब मैथ से हट रहा हूं, अब हम संख्या की पद्धति पढ़ रहे हैं। तो पहले संख्या की ही बारे में पूरी तरह से जान लीजिए। अब संख्या ही चलिए देख लीजिए कि हमारे नंबर सिस्टम में हमारी संख्या पद्धति में जो संख्या का पद्धति बनी, जो संख्या का प्रथा बना, जो नियम कानून बना, उससे पहले हम लोग यही देख लिया जाए कि हमारे गणितज्ञों ने कितनी संख्याएं बनाया और उनका नाम क्या रखा, उनको उनकी पहचान क्या रखा। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारे नंबर सिस्टम में जो एक मुख्य संख्या थी उसका नाम रखा गया प्राकृत संख्या। अगर इंग्लिश पकड़ोगे तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल। तो देखिए ध्यान से सुनिए। अब मैथ छोड़ के मैं पहले संख्या पद्धति में जो हमारे पूर्वज या हमारे गणितज्ञ जो संख्या बनाए हैं और उन संख्या का नाम, उस संख्या का पहचान आपको ध्यान से बता रहा हूं। इसके लिए जो प्रथा बनी है वो प्रथा का ही आपको पालन करना पड़ेगा। तो पहले मैंने लिख दिया प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या की पहचान क्या है, हम लोग कैसे जाने कि हमारी संख्या प्राकृत है, इसकी परिभाषा क्या हुई, इसका पहचान क्या है, ये चलिए बताइए। प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है, कोई बच्चा बताए? ठीक, चलिए भाई, जो भी है टूटे फूटे शब्दों में एक लोग का आंसर सही है। उन्होंने कहा कि प्राकृत संख्या सर क्या है, ये बता रहे हैं वो साफ साफ। देखिए, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, पहले दिन बताया गया था कि आखिरकार के संख्या का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। तो बहुत सही आंसर आया कि संख्या का हमारे दैनिक जीवन में तब यूज हुआ जब हमको किसी चीज का कैलकुलेशन करना पड़ा, गणना करनी पड़ी, गिनती करनी पड़ी, तो संख्या की जरूरत पड़ी। ठीक, चलिए अब तो प्राकृत संख्या की परिभाषा देखिए, बहुत अच्छा बताया बच्चा। ठीक, देखिए इन्होंने कहा कि प्राकृत संख्या की परिभाषा या पहचान ये है कि जिस संख्या से, पहले तो ये बता दीजिए संख्या से कोई हम वस्तु गिनते हैं, तो देखिए प्राकृत संख्या की मात्र छोटी सी परिभाषा है या इसका पहचान यही है कि जिस संख्या से हम इस संसार की किसी वस्तु की संख्या गिनना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जिस संख्या से इस संसार की किसी वस्तु की संख्या गिनना प्रारंभ करते हैं, काउंटिंग नंबर। तो गिनिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये ब्रेंच है, गिनिए इसको कहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश डैश। चलिए देखिए, अगर आपको अपनी उंगली गिननी है तो 1 2 3 4। किसी छोटे बच्चे को आप संख्या कहाँ से सिखाते हैं, 1 2 3 4 बहुत। देखिए यही प्राकृत संख्या की परिभाषा हो गई, यही पहचान हो गया। अब परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, डिफिनेशन इसका नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद समझ जाइए। ठीक, कि जिस संख्या से हम किसी वस्तु की संख्या गिनते हैं उसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलो गिनो, तो कोई दुनिया की कोई चीज, साइकिल गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश, कहीं तक बहुत आगे तक हम गिन सकते
तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ये भी देखते चलिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन एक देखिए बन जाए, अब आप अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैथ बनता है, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे? ए। तो देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, ये प्राकृतिक संख्या है और जो हमारी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ठीक, उसमें देखिए ये कई बार पूछा है। होल नंबर में अगर हम जाए तो होल नंबर में 0 है, पूर्ण संख्या में क्या है? 0। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो आप ये प्राकृतिक संख्या 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये प्राकृतिक संख्या का जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, ये इसके बाहर है। इसकी परिभाषा बताया गया कि जिससे हम कोई संख्या गिनते हैं, तो 0 से हम कोई संख्या गिनते ही नहीं है, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन विशेषता ध्यान देना, ये कई बार पूछा है, शून्य क्या है? तो आप कहेंगे शून्य पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। ये हमारी संख्या पट्टी में एक मुख्य संख्या हो गई नेचुरल। और एक इसकी विशेषता देख लीजिए। मैं अगर आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब शब्द का अर्थ ही तो मेन है। अब इसी में से जो बच्चे हमारे समय के पीछे हैं वो इस प्रश्न, छोटे से भी प्रश्न का आंसर भी नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देख के बताइए, क्या यह संख्या समांतर श्रेणी में है? चलिए आंसर दीजिए। देखिए, अब कुछ बाबू को बता दिए कि हाँ सर ये समांतर श्रेणी में है, और कुछ बाबू असमंजस में पड़ गए, कोई समांतर श्रेणी शब्द का अर्थ ही नहीं पकड़ पाए। समांतर श्रेणी, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप पहले शब्दों का अर्थ तोड़ना सीख लीजिए। यदि शब्दों का अर्थ आपको तोड़ना आ गया तो सारा सब्जेक्ट समझ में आ जाता है और सरल लगता है। तो अब प्रश्न की बात तो बात की बात हो गई, पहले इस समांतर श्रेणी शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए ये समांतर श्रेणी इतना साफ स्पष्ट इस शब्द का अर्थ है समांतर। सम का मतलब समान, आंतर का मतलब अंतर, यानी ये संख्याओं की एक श्रेणी है और ये समांतर यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है, अगर वो समान है तब तो समांतर श्रेणी में है और नहीं है तो चलो देख लो, देखो हाँ ठीक। अब देखिए एक बच्चा इसमें बोला है सर हम नहीं समझ पाते थे कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानी जाती है, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानी। फिर से सुन लो कैसे पहचानी जाती है। अगर दी हुई श्रेणी के दो संख्याओं या दो अवयवों के बीच अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है और नहीं समान है तो नहीं। तो चलिए ठीक है, अब तो समांतर श्रेणी पहचानना सबको आ गया। तो अब बताओ ये संख्या समांतर श्रेणी में है? ठीक, राइट आंसर, ये समांतर श्रेणी। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या को ही हमारे गणितज्ञों ने कुल लगभग 10-12 संख्याओं में बांट दिया है। तो उसको मैं उसको बता रहा हूं कि क्या उसकी पहचान है, क्या परिभाषा है, ये अब आप लोग देखिए और नाम क्या है। तो देखिए पहली संख्या इसी में से ये निकली प्राकृतिक संख्या में से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका एक नाम और होता है, इसको भी जानते रहिए, रूढ़ संख्या। इसका नाम रूढ़ संख्या। इंग्लिश पकड़ोगे तो प्राइम, PRIME प्राइम। तो प्राकृतिक संख्या को हमने कहा 10 संख्या में बांट दीजिए, हमारे गणितज्ञों ने बांटा और उसमें से पहली संख्या का नाम रख दिया अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम। तो चलिए अभाज्य संख्या की परिभाषा, अपना अभाज्य संख्या की डिफिनेशन, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी पहचान क्या है, पहचानिए। चलिए अगर कोई जानता है तो बताए अभाज्य संख्या क्या होती है। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत सही। देखो एक बच्चा क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या की परिभाषा सही बोला है। क्या बोला है जरा देखिए। उन्होंने कहा
कि वो संख्या, देखिए ये बोले हैं, देखिए ये परिभाषा इनकी पूरी नहीं है, ये बोल रहे हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए बहुत सही बात, अच्छा है, से हम लोगों से नहीं मतलब है, हमको उस संख्या को पहचानने के लिए जो पद्धति जो प्रथा बनाई गई है उसकी शर्त क्या है उसी पे ध्यान देना है। तो चलो देखो, एक बाबू बोला कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त न हो, तो सही बताए बच्चे। लेकिन थोड़ा सा एक बात देखिए, आपने शुरू में छोड़ क्या दिए आप, ये हमको इसकी परिभाषा के लिए जो हमारे पूर्वज प्रथा बनाए हैं उसमें देखिए ये रख दिए हैं, पहले ये शर्त रख दिए हैं कि एक को छोड़, यही बात आपने नहीं बताया। तो देखिए सही डिफिनेशन पकड़िए, एक को छोड़कर वो ये सब चीजें को लिखे हैं। देखो मैं बता रहा हूं, शर्त ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या की पहचान क्या है, क्या इसकी शर्त रखी गई पहचानने की, या इसी को क्या परिभाषा इसका क्या है, ठीक। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसकी शर्त या इसकी परिभाषा यही बताई गई है कि एक को छोड़कर शेष बची प्राकृतिक संख्याओं में से वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इसको और आप तोड़े तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका फैक्टर गुणनखंड केवल 2 संख्याओं में हो, और वो 10 संख्याएं हो कौन, स्वयं एक वो संख्या हो, एक इनके अलावा अन्य कोई अतिरिक्त फैक्टर न हो। तो मैं समझता हूं कि अभाज्य संख्या पहचानने की जो शर्त है वो आप लोगों ने पकड़ लिया। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, 2 शर्त है कि अपने और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से पूर्णतया विभक्त न हो। तो चलो अब पहचानो इसी से। तो देखिए पहली मैंने शर्त रख दिया कि इसमें से एक को छोड़ दीजिए, जबकि एक अभाज्य संख्या की शर्त का पालन करता है फिर भी एक को छोड़ दिया गया, ऐसी प्रथा बना दी गई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन निकली, 2, 3, 5, 7। तो देखो बच्चों मैं आपके सामने क्या लिख दिया, ध्यान से देख लीजिए। यानी ये जो लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देखें तो 1 से 100 के बीच तक की जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब एग्जाम्पल में दी थी। और अभाज्य संख्या पे जो क्वेश्चन बनता है उसका कोई शॉर्ट नहीं बन पाता है, इसलिए अभाज्य संख्या की पहचानने की केवल इसकी परिभाषा ही है, इसका शर्त है। तो देख लीजिए आप इसमें थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। इसमें मैंने ये देखिए दिखा दिया हूं, केवल मेरे 1 से 100 तक में 2 ही ऐसे हैं कि जिसमें 3 अभाज्य संख्याएं है, और ये वो कहाँ है ये ध्यान में रखिए। देखिए 40 वाली लाइन में 3 तो आई है, फिर 70 वाली लाइन में 3 तो आई है, इसके बाद सारे लाइनों में 2 है 20 के बाद। देख तो 20 वाले के बाद देख लीजिए 2 है, फिर 30 में 2 है, बस 2 में 3 है, 40 में 3 हो गया, 50 में 2 हो गया, 60 में 2 हो गया, 70 में 3 है, फिर 80 वाली लाइन में 3 है, और 90 से 100 वाली लाइन में 1 है। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी शर्तें, इनकी पहचान आप जान गए हैं। एक क्वेश्चन इस पे अक्सर अभाज्य संख्या अभिव्यय संख्या क्या होती है, क्या इसकी पहचान है, मैंने बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये भी यहीं से देखते चले कि अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए अभाज्य संख्या पे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो इसमें आप इसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पे जितने प्रश्न बनते हैं आप बेसिक बात जान गए हैं तो सबका आंसर दे सकते। तो पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन है, ठीक सही आंसर आया, सारे बच्चे बता दिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन कंफ्यूजिंग कुछ लोगों को होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, 1 को छोड़ दिया गया है। एक क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाज पे, अभी भी बताया हूं, अक्सर ये क्वेश्चन बना है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आंसर दीजिए। तो आप इसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबको गिन सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कुल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं, याद रखिएगा आप। ठीक, और खोजने लगोगे तो हो सकता है आपको छूट जाए। अब इस पे क्वेश्चन और देख लीजिए, 1 से 50 और 50 से 100, तो 1 से 50 के बीच में 25 में से 15 इधर है और 50 से 10 के बीच में 10 तो इधर है, तो कुल आपका 25 संख्या अभाज्य हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कैसे बन रहा है अभाज्य पे, ये भी देख लीजिए आप लोग। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, जैसे हमने तो देखो बच्चों, अभाज्य संख्या पे 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया, आप लोगों ने बता दिया। अब अभाज्य संख्या की बेसिक बात आप जान चुके हैं, तो एक नहीं इस पे सैकड़ों क्वेश्चन बन सकता है और खुद स्वयं आप बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब जनरल बातें हैं। अब अगर मैं आपकी अभाज्य संख्या पे एक अगला क्वेश्चन बना रहा हूं तो उसको आप लोग पकड़िए। देखिए अगला क्वेश्चन अगर ये बन रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो देखिए इसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे है, पकड़ में आया बच्चों। ठीक, राइट आंसर 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अच्छी बात। अब अभाज्य पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, कि प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका भी आंसर ब्लैक बोर्ड पे आपको है। इस क्वेश्चन की शर्त यही है कि प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, अर्थात 5 संख्याएं हमको जोड़नी है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला वो 5 संख्या कौन जोड़नी है ये नहीं दिया है। ये आप लोगों के ब्लैक बोर्ड पे है, आप देख लिए होंगे, पहचान लिए होंगे, जोड़ दीजिए। ये प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, देखिए यहां से आपका ये 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, इनका आप योग कर दीजिए सर। दूसरा क्वेश्चन सुनिए। अब देखिए यही प्रश्न, यही सिस्टम थोड़ा सा काम बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम 9 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए अब जो बाबू औसत के बारे में जानता है वो आंसर दे देगा। औसत क्या होता है बोलो बच्चों? ठीक, एक बच्चा सही आंसर दे रहा है सर, औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये औसत का अर्थ नहीं हुआ, औसत का सूत्र आपने बता दिया कि औसत का सूत्र होता है पदों बटे पदों की। ठीक है, जब औसत चैप्टर में आऊंगा तो औसत की सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो औसत का मतलब पदों बटे पदों की संख्या। तो अब क्वेश्चन बनाने वाला पदों का योग, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कैसे लिया है बताइए बच्चों? 9। अब कौन 9 पद है? इस समय तो आपके ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आराम से अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तक जाने में 9 पद हो रहा है प्रथम क्रमांक। अब आप औसत आसानी से आंसर दे सकते हैं, पदों का योग, तो इन 9 को आप जोड़ लीजिए और 9 का भाग दे दीजिए। क्या बच्चों स्पष्ट हो गया है सर कि हमको लिख के बताना पड़ेगा? साफ स्पष्ट है, क्या लिखूं? आप समझ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक जिन 9 का हमको योग करना था, वो 9 कौन कौन है पहले खोजना है। खोजी हुई बात सब ब्लैक बोर्ड पे है। इस समय बना हुआ क्वेश्चन आसान है। इन 9 को आप लोग जोड़ लीजिएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 13 17 19 23, यहाँ तक 9 हुआ। 9 का भाग दे दीजिए, जोड़िए, यहाँ तक का जोड़ 100 हो रहा है। 9 का भाग दे दीजिए, 11 सही 1/। तो अब भाज्य संख्या पे देखिए एक क्वेश्चन ये बन जाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू,
अब अभाज्य संख्या पे एक नहीं, मैंने पहले कहा सैकड़ों क्वेश्चन बन सकता है। अब आप अपने से अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें अभाज्य संख्या की एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे है, इस पे अभाज्य पे जितना प्रश्न बनेगा आप आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अभाज्य का बन रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यही चीज कि एक अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका आंसर तो आप लोग आपसे पकड़ लिए होंगे बाबू। एक अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, आंसर दो। वेरी गुड। एक अंकों की सभी अभाज्य संख्याएं आप ब्लैक बोर्ड पे इसमें लिखी हैं, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। साफ साफ एक अंकों की अभाज्य संख्याएं 4 तो दिखाई दे रही हैं, तो इन्हीं का औसत पूछना है। तो ये चारों जोड़ दीजिए और 4 का भाग दीजिए। ठीक, तो अभाज्य के ऐसे ही बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। अब आप अभाज्य की सारी अभाज्य की पहचान समझ लिए, अभाज्य क्या होती है, फिर अभाज्य के जो क्वेश्चन बनता है वो और क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरी संख्या क्या है बाबू, दूसरी संख्या हमारी इसी की अपोजिट है, इसी की अपोजिट भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या इसका नाम है, कंपाउंड। तो चलो देखो बच्चों, अभाज्य की पहचान हमने सीधे कह दिया कि अभाज्य का उल्टा भाज्य है, अभाज्य का उल्टा भाज्य। तो इतने से ही अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई, इसी की उल्टी है। तो अपने से बना लेना, परिभाषा लिख लेना, पहचान समझ लो। इसकी शर्त आप लोग कहते थे कि एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त तरह किसी से ना विभक्त हो। इसमें वही कर दीजिए कि एक को छोड़कर वे सभी प्राप्तिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी एक संख्या से विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त। तो जैसे एग्जांपल आप लोग देखा लिए 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 डैश डैश 11, सॉरी भाई 11 नहीं, 11 इसमें नहीं आएगी क्योंकि 11 अभाज्य है, तो भाज्य कैसे हो सकती है। ठीक, चलो तो देखो बाबू, मैं समझता हूं कि भाज्य पहचान आप लोगों को आ गया, बस इसी का अपोजिट है। तो जैसे आप लोग भाज्य अभाज्य पे क्वेश्चन बनाए थे, ठीक उसी तरह से भाज्य में भी प्रश्न बनता है। अब देखो भाज्य पे कौन प्रश्न बन रहा है। पहला क्वेश्चन भाज्य मैंने क्या बनाया था बताओ, ठीक यही बनाया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अब आप लोगों से भाज्य पे भी पूछ सकता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो इसमें आपका आंसर आपके ब्लैक बोर्ड पे है 4। वेरी। अब इसके बाद इसमें मैंने ये बनाया था कि सबसे छोटी सॉरी 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो उसी में इसको भी आप समेट दीजिए, 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या कितनी है। तो आंसर आप बता रहे हैं 75। 100 में से 25 माइनस कर दिए, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए गलत हो गया। ठीक, क्योंकि इसमें एक छोड़ी गई है तो एक इसमें भी छोड़ी गई है, तो 75 नहीं बल्कि कितना 74। तो इसमें जल्दबाजी में गलत हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप उसी जैसा इसमें भी बना दीजिए। प्रथम 5 क्रमागत भाज्य संख्याओं का औसत या योग क्या होगा। तो इस पे ज्यादा समय नहीं देना है, आप स्पष्ट हैं। अब एक नहीं 10 क्वेश्चन बन सकता है। अब तीसरी संख्या पे आइए। तीसरी संख्या हमारी है सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। अब इवन नंबर की सब पहचान क्या है, हमारे गणितज्ञों ने क्या दिया है, इसकी क्या डेफिनेशन है, बोलो बच्चों, कोई जानता हो तो बताए। ठीक, चलिए एकदम राइट आंसर। चलो भाई देखो, इसमें से एक बच्चा बता रहा है कि इवन नंबर अर्थात सम संख्याओं की शर्त क्या है, परिभाषा क्या है, पहचान क्या है,
बहुत सही बताया कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 2 से पूर्णतया विभक्त हों उसे हम सम संख्या कहते हैं, राइट। तो देखिए इसमें केवल एक शर्त है, सम पहचानने की केवल एक शर्त कि वे सभी संख्याएं जो केवल 2 से कटती हैं। तो चलो देखो यही प्राकृतिक संख्या में से ये निकली, यही प्राकृतिक संख्या में से ये निकली। अब पहचानो यही प्राकृतिक संख्या में से सम की शर्त से पहचान के खोजो। ठीक, वेरी गुड। 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश डैश डैश। ठीक, तो देखो सम की पहचान सबको पता हो गई और सम कौन कौन है ये भी बताओ। अब देखो बच्चों थोड़ा सा एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक नेचुरल नंबर को आप लोग देख लीजिए और एक प्रश्न पूछ रहा हूं, देख के बताइए क्या यह नेचुरल नंबर समांतर श्रेणी में है? बोलो भाई। तो देखिए बहुत से बच्चों का आंसर ठीक है कि हाँ नेचुरल नंबर समांतर श्रेणी में। अब वही एक बगल में बैठा हुआ बच्चा है वो नहीं समझ पा रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसलिए वो नहीं समझ पाया कि वो समांतर श्रेणी शब्द का अर्थ नहीं जानता है। समांतर श्रेणी, तो देखो शब्दों का अर्थ आप लोग तोड़ना सीख लीजिए। समांतर श्रेणी शब्द का अर्थ क्या हुआ है? तो चलो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है? समांतर श्रेणी। इसमें 2 शब्द है, संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा सम धन अंतर। सम धन अंतर, तो सम का मतलब हो गया समान, अंतर का मतलब अंतर। अर्थात जिस श्रेणी में 2 क्रमागत संख्याओं या 2 क्रमागत अवयवों के बीच का अंतर समान है उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलिए अब जो बच्चे समांतर श्रेणी नहीं पहचानना जानते थे क्या वो समांतर श्रेणी पहचानना जान गए? बड़ी अच्छी बात है, तो चलो पहचानो। तो देखो इसमें हर 2 क्रमागत संख्याओं का बीच का अंतर सम है, सबके बीच 1 का अंतर आ रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर समांतर श्रेणी में है। अब आगे बढ़िए। अब आपसे अगला प्रश्न मेरा है क्या ये प्राइम नंबर जो है ये समांतर श्रेणी में है? अब पहचान में बता दिया हूं, सारे बाबू बता सकते हैं। ठीक, वेरी गुड, सबका सही आंसर आया कि अभाज्य संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है। नीचे आइए, भाज्य संख्या को देखिए क्या समांतर श्रेणी में है? नहीं, राइट आंसर। फिर देखिए तीसरे नंबर पर मैंने इवन नंबर देखा, क्या ये समांतर श्रेणी में है? ठीक, ये समांतर श्रेणी में। चलिए भाई देखिए, तो एक छोटी सी बात थी, अब किसी श्रेणी को देख करके मेरे सारे बच्चों को पहचानना आ गया कि समांतर श्रेणी में है या। चलो तो अब आगे बढ़ो। चौथे नंबर पे इसकी अपोजिट ये थी, इसकी अपोजिट विषम संख्या। विषम संख्या, तो अब इसकी डिफिनेशन या परिभाषा मैं क्या बताऊं, आप लोग समझ चुके होंगे। इसका अपोजिट ये है ऑड नंबर, विषम संख्या, तो उसका अपोजिट है, तो हमको उसका आंसर मतलब उसका परिभाषा बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग उसका अपोजिट बता लीजिए। बस इसमें आप लोग कहे थे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, इसमें कह दीजिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो। तो चलो जैसे एग्जांपल दो, हाँ तीन नहीं, और देखो एक भी तो विषम है, एक भी तो विषम। ठीक, आगे बढ़ो। 3 5 7 9 11 9 गलत लिखा गया है, अब नहीं सॉरी सही है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 तो चलो देखो बाबू, सब लोग विषम संख्या पहचान लिए? तो विषम संख्या को बताओ, क्या विषम संख्या समांतर श्रेणी में है? ठीक, विषम भी समांतर श्रेणी में है, जो कि सबके बीच का अंतर 2।
वेरी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाबू ध्यान देना। अब जैसे इस पे प्रश्न बना था, इस पे बना था, वैसे इस पे भी बनता है। ठीक, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3, प्रथम 5 या 4 या 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग औसत कुछ भी पूछेगा बता दोगे, विषम में भी योग औसत पूछेगा तो बता दोगे। एक थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, एक अच्छी बात यह है, यहाँ एक ऐसा अपवादित संख्या दिखाई दे रहा है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम। 2 को आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए, 2 अभाज्य है और सम है। सबसे छोटी अभाज्य भी 2 है और सबसे छोटी सम भी 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो अभाज्य में हो तो सम में। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम है या सम होते हुए भी। तो शायद विषम संख्या पहचानना भी आप लोगों को आ गया। इनकी पहचानने में 2 शर्त थी, इनमें भी 2 शर्त, इनमें 1 शर्त, इनमें 1 शर्त। अब इसके आगे चलिए, 5वें नंबर पे मेरी संख्या पद्धति में परिमेय संख्या है। थोड़ा सा परिमेय संख्या में क्या उलझन होती है ध्यान से देख लीजिए। ठीक, 3 शर्त का जो पालन करेगा वो परिमेय संख्या है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, तो जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के लिए एक नोट पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, मैं एक प्रश्न, एक नोट पॉइंट बोल रहा हूँ परिमेय के लिए। यहाँ से देखिए शर्त रखा गया है कि p के दोनों पूर्णांक, तो अगर आपको पूर्णांक के बारे में ज्ञात होगा, जानकारी होगी, तो पूर्णांक हमारे नंबर सिस्टम में 2 होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स, अर्थात धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन उलझाता है। यहाँ देखिए शर्त रखा गया है कि p के दोनों केवल पूर्णांक, अब पूर्णांक में ये नहीं रखा गया है कि केवल धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक। पूर्णांक में दोनों पूर्णांक आ गया, चाहे धन हो चाहे। ठीक, तो परिमेय संख्या के लिए नोट पॉइंट दिमाग में रख लीजिए कि सभी पूर्ण संख्याएं और या सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। क्या कहा मैंने? सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। इसलिए देखिए, अगर आप लोग देखें तो ऊपर जितनी संख्याएं लिखी है हम परिमेय में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए 0 भी परिमेय है, 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, जितने धनात्मक पूर्णांक है सब परिमेय है। और अगर ऋणात्मक पूर्णांक भी है तो भी परिमेय है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 5 सब परिमेय है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे पूर्णांक संख्याएं हमारी परिमेय संख्या की तीनों शर्तों का पालन करती है। हम सबको p/q में प्रदर्शित कर सकते हैं। आराम से इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, -2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय में आप लोग नोट पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा, सभी पूर्णांक परिमेय होंगे। अब जैसे इसमें -2/5 लिख दीजिए, ये भी परिमेय है। 5/2 लिख दीजिए, ये भी परिमेय है। लेकिन 0/5 लिख दीजिए, ये भी परिमेय है। लेकिन 5/0 परिमेय नहीं है, क्योंकि ये आपका तीसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ p 0 हो गया, और p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ नीचे 0 हो गया, इसलिए परिमेय नहीं। और सुनिए, 1/3 भी परिमेय है, 22/7 भी परिमेय है। अब थोड़ा सा दूसरी बात पढ़िए परिमेय का। देखिए, ऐसा भी कहा गया है कि जिस भिन्न को यदि हम दशमलव में जैसे कोई संख्या लिखी हो, परिमेय अपरिमेय पहचानना हो, तो दशमलव में लिखी हुई संख्या को भी आप पहचान सकते हैं। तो उनकी क्या पहचान है कि जिस परिमेय संख्या को या भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं, तो अगर वो तो दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद समाप्त हो गए तब भी परिमेय है, या दूसरी स्थिति अगर नहीं भी समाप्त हो रहे हैं तो उनको 1 अंक या 2 अंक या 4 अंक की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। तो ये है हमारी परिमेय। अब अगर मैं समझता हूं कि परिमेय की सारी बात अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब अगर हम दशमलव में लिख करके आपसे पूछ लें, ठीक, क्या कि 0.3333 डैश डैश डैश, क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो बच्चों, एकदम सही सर जी, आप ये परिमेय संख्या है। अगर ये दशमलव का समाप्त नहीं हो रही है तो ये रिपीट कर रही है, रिपीटेड कर रही है, तो ये परिमेय है। तो ये परिमेय की पहचान आप लोगों को आ गया। फिर से सुनिए और नोट पॉइंट याद रखे रहिए कि परिमेय सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। तो देखिए यहाँ एक शब्द बोल रहा हूं, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ एक शब्द ये भी लागू होता है कि सभी भिन्न परिमेय हैं। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, सभी भिन्न परिमेय होते हैं परंतु सभी परिमेय भिन्न नहीं होते हैं। जैसे अगर ये 2/5 भिन्न है तो ये परिमेय है, परंतु ये -2/5 परिमेय तो है परंतु भिन्न नहीं। ये भिन्न है तो परिमेय है और ये केवल परिमेय है तो भिन्न नहीं। अब इसका भी मतलब है कि 2/5 अगर भिन्न है तो इसका अंश 2 है और 5 है। तो देखिए इसको हम भिन्न को 2/5 भी लिख सकते हैं, यानी अर्थात ये अनुपात है, संबंध है, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। इसीलिए साफ जाहिर है कि अगर भिन्न है तो ऐसा बन सकता है, और ये केवल परिमेय है, भिन्न नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं बन सकता। तो मैं समझता हूं कि परिमेय की भी सारी बात, परिमेय की भी सारी कथा आपका स्पष्ट। अब इसकी अगली छठी संख्या इसी का अपोजिट होती है, अपरिमेय। अपरिमेय बस ई लगा दीजिए, ई रेशनल ये हमारी है अपरिमेय। इसमें भी कुछ नहीं है, बस आप लोग देखें, इसका अपोजिट ये था, इसका अपोजिट ये था, इसका अपोजिट ये है, तो बस इसके अपोजिट कर दीजिए। इसमें आप लोगों ने कहा मात्र इसकी परिभाषा इतना ही है, इतना ही पहचान है कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय की परिभाषा क्या कह दी गई, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या। तो अब पहचानिए जो परिमेय नहीं। अब परिमेय कैसे जानो जो परिमेय नहीं, वही जो तीनों शर्त का पालन नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि अपरिमेय का, थोड़ा सा यहां से एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अपरिमेय का पहला एग्जांपल पाई, बहुत पूछता है पाई परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए यहां क्या गलती हो जाती है मेरे बच्चों से, पाई की वैल्यू पता है 22/7 है, तो देखो उसकी वैल्यू जो 22/7 है उसको तो हमने परिमेय में रख दिया, और पाई को क्या कर दिया, अपरिमेय में रख दिया। तो ये कंफ्यूज होते हैं कि पाई का मान 22/7 है, वो परिमेय है तो पाई भी परिमेय नहीं, ये अपवाद है, ये पाई अपरिमेय है, ठीक। और पाई का मान भले, चूंकि ये पाई का मान जो 22/7 है, ये पाई का मान लगभग में है, ना कि एग्जैक्ट नंबर है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो पाई अपरिमेय है, ये तो आप लोग जान गए, ये भी पूछा है कि पाई को अपरिमेय कौन सिद्ध किया सबसे पहले। तो एक इंग्लिश गणितज्ञ था जॉन लैम्बर्ट, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया था कि पाई अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय पहला एग्जांपल हो गया पाई, दूसरा एग्जांपल √2, √3, √5, √7, ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। इनको हम p/p के रूप में नहीं बदल सकते, ठीक, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है। और हमने पहले बोल दिया जितनी भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय। अब इसमें देखिए, अगर इसी में मैं √16 रखूं तो अब ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बाहर निकल जा रही है 4, तो ये क्या है, अपरिमेय। ये आपका अपरिमेय, जो परिमेय पहचान लिया, अपरिमेय बस इतना ही पहचान है कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, ठीक। अब आगे भी करते हैं। इसके बाद
8वीं संख्या हमारी है 6वीं 7वीं है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब ये वास्तविक संख्या कौन सी है? तो वास्तविक संख्या तो कुछ नहीं है, बस आप लोग ये देखिए वास्तविक संख्या की क्या पहचान है। उसके नाम से स्पष्ट है कि जिस संख्या का वास्तव में कुछ अस्तित्व है वही वास्तविक है। जैसे हम लोग व्यवहारिक बात में अपने साधारण जीवन में बोलते हैं कि ये चीज वास्तविक है, ये चीज काल्पनिक है। ठीक, तो ये कहा गया कि पहले आदमी कोई चीज कल्पना करता है फिर उसको साकार करता है। तो देखिए अगर बुकों को देखेंगे तो वास्तविक संख्या की भाषा यही लिखी है कि परिमेय और परिमेय संख्याओं का सम्मिलन ही वास्तविक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यहां से जितनी भी ऊपर संख्याएं लिखी गई है सब वास्तविक है, सब वास्तविक संख्या, कुछ भी आप लिख दीजिए एग्जाम्पल में सब वास्तविक। परिमेय और परिमेय का सम्मिलन या परिमेय परिमेय सभी सब वास्तविक। तो वास्तविक में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है, आप कुछ भी डाल दीजिए सब परिमेय है तब अपरिमेय है तब सब वास्तविक। तो 0 भी वास्तविक है, पाई भी वास्तविक। चलिए वास्तविक संख्या इसी का उल्टा है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक लिख दीजिएगा, इसको काल्पनिक संख्या में करते हैं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या हो जाती है। इमेजिनरी माने कल्पना होता है, आपको इंग्लिश में जानते होंगे। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर जो है वो काल्पनिक संख्या। अब एक बात ये देखिए, हम लोग काल्पनिक संख्या के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अभी मैंने जब कह दिया कि सभी संख्याएं वास्तविक हैं, जब सभी वास्तविक हो गई तो आखिरकार काल्पनिक क्या बचा? तो देखिए यहां थोड़ा सा काल्पनिक में दिक्कत होती है। अगर आप अपने नंबर सिस्टम को देखेंगे, संख्या पद्धति को देखेंगे, यानी संख्या का प्रथा जो बना है उसको देखेंगे, तो काल्पनिक संख्या किसको कहा गया है? तो देखिए काल्पनिक संख्या में मात्र ये दिया गया है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो चाहे अपूर्ण वर्ग हो, अगर ऋण लिख करके वो रूट में चली गई तो ये सब काल्पनिक है। ऋण 5, ऋण 10, ऋण 16, ऋण 25, ऋण 4, ये सब हमारी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक की पहचान क्या बताया मैंने, बताइए। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, बस मात्र कल्पना किया जा सकता है। तो मैथ में, संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं है। तो अगर ऋणात्मक संख्या रूट में गई तो सारी संख्याएं काल्पनिक हो जाती। जैसे अब इसमें देखें, जो हमारे बच्चे बेसिकली कमजोर हैं उनसे अगर ये कभी पूछा जाता है कि -4 का वर्गमूल क्या होगा, तो वो तुरंत -2 बता देते हैं। 4 का 2 तो -4 का -2, नहीं एकदम गलत। आपको तुरंत पहचान लेना चाहिए कि ये -4 तो मेरी काल्पनिक संख्या है, और जब ये काल्पनिक संख्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मात्र कल्पना करने की बात है, इसका वर्गमूल कहां से हो सकता है? तो शायद काल्पनिक संख्या भी आप लोगों का स्पष्ट। अब देखिए अगली संख्या जो हमारी है 9 नंबर पे, ये है सहअभाज्य संख्या। देखिए को प्राइम नंबर, ये केवल अभाज्य संख्या थी, सहअभाज्य को प्राइम। इसकी क्या पहचान, इसकी क्या परिभाषा, इसकी क्या शर्त? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी शर्त क्या है। समभाज्य संख्या या असमभाज्य संख्या, इंग्लिश में को प्राइम नंबर का दिया जाता है इसको। इसकी एक शर्त है कि एक संख्या कभी समभाज्य संख्या नहीं हो सकती। पहले इसकी शर्त पहचानिए, एक संख्या समभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसके लिए ये शर्त रख दिया गया है, ये प्रथा बन गई है कि सहअभाज्य संख्या के लिए 2 संख्या रखनी पड़ेगी या 2 से अधिक संख्या रखनी पड़ेगी।
तो इसकी परिभाषा जो हमारे बुकों में लिखा है वो क्या लिखा है, देखिए सहभाज्य, इसकी डिफिनेशन, इसकी पहचान। तो सहभाज्य की परिभाषा ये लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसक केवल एक हो। फिर से सुनिए, सहभाज्य संख्या की क्या पहचान है, ऐसी दो संख्या, एक संख्या नहीं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसक एक हो, अर्थात ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से ही पूर्णतया विभक्त हो और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त न हो। अब जैसे एग्जांपल, दो संख्या चलिए खोजा जाए, तो देखिए 3, 5 दो संख्या है बाबू। तो यदि आप मौसक के बारे में जानते हैं तो 2, 3, 5 का मौसक पूछूं मैं तो आप इसका मौसक 1 बता देंगे। यदि इनका मौसक 1 है तो ये दोनों सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। इसकी पहचान मैंने बता दिया कि ऐसी दो संख्या जिनका मौसक 1 हो, अर्थात वो दोनों एक अतिरिक्त किसी से न कटे। तो थोड़ा सा यहां से देखिए, अगर मैं आपसे अलग से पूछूं कि 3 कौन सी संख्या है तो आप बता देंगे 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 3, 5 दोनों एक साथ मिला दिए गए तो सहभाज्य संख्या है। अब चलिए अगला एग्जांपल देखिए, 4, 5। तो 4 और 5 भी दो संख्या हो गई और इनका भी मौसक अगर पूछूं तो आप 1 बताएंगे, अतः ये भी क्या है, सहभाज्य। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग दोनों भाज्य थी और इसमें अलग अलग देखिए, एक तो भाज्य है तो अभाज्य। अब तीसरे एग्जांपल ले देखिए, 4, 9, तो ये भी आपका सहभाज्य। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान अगर 4 और 9 का अगर मौसा आपसे पूछे और आप मौसा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो 4 और 9 का भी मौसा 1 बताएंगे, अर्थात 4 और 9 दोनों केवल 1 के अलावा किसी से विभक्त नहीं होंगे। अलग से भले 4 2 से हो जाए, 9 3 से हो जाए, लेकिन दोनों 1 से ही होंगे, अतः ये भी मेरी सहभाज्य। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि सहभाज्य के लिए दोनों संख्या अभाज्य हो, सहभाज्य के लिए दोनों अभाज्य भी हो सकती है, एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकता है, और या दोनों भाज्य एक भाज्य हो सकता है। ये आपका सहभाज्य। अब लास्ट 10 नंबर संख्या जो हमारी है, ये कोई अलग संख्या नहीं है, यही में से दो संख्याओं को मिला के बनी है, इसलिए इसका नाम है मिश्रित। मिश्रित मिश्रित संख्या, इसके इंग्लिश है मिश्र, MIX मिश्र। तो मिश्र नंबर ये जो मिश्रित संख्या जो है आपकी, ये नाम से स्पष्ट है, इसको हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मिक्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, दो को मिलाइए तब तो मिक्स होगा। तो लेकिन इतना याद रखिए किसको मिलाए। तो देखिए इसमें ये बात बताई गई है कि एक को परिमेय ले लीजिए, अर्थात एक कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए और एक को परिमेय ले लीजिए। देखिए दो को मिलाया गया, एक पूर्ण और एक परिमेय को मिला दीजिए तो ही हमारी मिश्रित संख्या। अब जैसे 2 मैंने पूर्ण ले लिया और एक परिमेय ले लिया 1/2, अब दोनों को मिला दिया। तो देखिए अगर आपको दोनों को मिलाना आता है तो आप लोग ऐसे जोड़ते हैं 2 3 4 5/2। फिर इसको जब 5 में 2 का भाग देंगे तो फिर हो जाएगा 2 से 1/2। तो देखिए यही हमारी मिश्रित, इसमें एक पूर्ण है 2 और ये 1/2 परिमेय है, दोनों मिल गई इसीलिए मिश्रित। आपको ये पता होगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको ये मालूम है कि जहां कोई चीज नहीं वहां इंटू है, लेकिन सही बटे के बीच में इंटू नहीं है, वहां प्लस छिपा रहता है, वहां प्लस छिपा रहता है। ये हमारी मिश्रित। एक बात और आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए 2 + 1/2 था, तो मैंने ना 5/2 बना के डायरेक्ट लिख दिया 2 से 1/2। तो क्या इसको ऐसा लिखा जाए 2 + 3/2? इसको हम देखिए डायरेक्ट क्या 2 से 3/2 लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, ठीक। एक लोग का आंसर आया कि नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं ये पहचान लीजिए, बहुत जल्दी में गलती हो जाता है लोगों से। चलिए देखिए पहचानिए कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते। यदि ये जो मेरा पूर्ण में परिमेय जुट रहा है, यदि ये परिमेय अर्थात ये भिन्न 1 से छोटा है तब तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर ये वाला जो हमारा भिन्न है या परिमेय है ये अगर 1 से बड़ा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, जैसे
ये देखो पहचान सकते हो कि ये एक से बड़ा है, भिन्न का चेहरा देख के तो बड़ा, एक से बड़ा एक से छोटा सब लोग पहचान लेते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। ये सब हो गया, ठीक। तो देखिए आप इसको ध्यान में रखिए, यदि ये एक से छोटा भिन्न है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर एक से बड़ा भिन्न है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो इसको आप दो तरह से जोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 3 7/2, फिर 7 में 2 का भाग देंगे तो 6 सही हो जाएगा, ठीक। 3 सही, सॉरी 3 सही, 2 3 6। और या तो ऐसे जोड़ लीजिए 2, इसी में इसका पूर्णांक, x के पास एक पूर्णांक, इसको बाहर कर लीजिए तो 2 + 1 सही 1/2 हो जाएगा, तो 2 1 3 सही 1/2, ठीक। तो देखो बच्चों, अब आप हमारे नंबर सिस्टम में जितनी संख्याएं थी, होल नंबर से लेके प्राकृतिक संख्या, इसके बाद ये जो 10 संख्याएं हैं, ये सारी संख्या के बारे में आपको बता दिया गया, सबकी पहचान बता दी गई, यही मेरी संख्याएं हैं, ये इनका नाम है, ये इनका पहचान। अब संख्या पहचानने में या संख्या की बात होने पर कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से इस बात का अपन रिपीट कर ले कि क्या हमको संख्याओं का नाम या संख्याओं के पहचानने में कोई दिक्कत है। तो देखिए पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि हमको मैथ पढ़ना है, तो मैथ में क्या पढ़ना है, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है, फिर किसका पढ़ना है, संख्याओं का पढ़ना है, बीजीय अक्षरों का पढ़ना है, व्यंजकों का पढ़ना है, पदों का पढ़ना है, बहुपदों का पढ़ना है। तो देखिए ये सारी संख्याएं हो गई, अब यही संख्याओं का हमको जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ना है, ठीक। तो अब आप संख्या से सारी बात करें, संख्या संबंधी सारी जानकारी ले लिए हैं, ठीक। किस संख्या पर कैसा क्वेश्चन बनता है ये आप जान लिए हैं। अब इन्हीं को अब हम संख्या पढ़ाने के बाद अब हम मैथ में ले चलेंगे, तो मैथ में आपको यही संख्याओं का जो घटाना गुणा भाग या जो प्रक्रिया होती है वो बताते हैं। सीधे परिमेय संख्या पे आना है। अब मैथ आ रहा है, मैथ में क्या आ रहा है, अब हम परिमेय संख्या के जोड़ घटाना गुणा भाग पे या परिमेय संख्या की जितनी बातें होती हैं उसी पे आते हैं। तो संख्या आपकी आज क्लियर हो गई, संख्या को पहचानने का आपको जो भी समस्या थी, जो भी मेरे पास था वो मैं सब स्पष्ट कर दिया, आप लोग इसको स्पष्ट पकड़िए। मैं नहीं कुछ बताया, मैंने पहले ही बताया, ये प्रथा है, पद्धति है, ये सब प्रथाएं, ये सब पद्धतियां, ये सब शर्तें हमारे कर्तव्य ने दिया है, उसको मैंने आपके सामने दे दिया। तो अब मैथ का क्लास चलिए, यहाँ का परिमेय संख्याओं के से जोड़ घटाना गुणा भाग ये हम लोग कल से सीखेंगे।